नमस्ते। आज हम भारत के संविधान और आदिवासी समुदायों के हकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं और उम्मीद है कि इनसे ये जो काफी उलझा हुआ मामला है इसे समझने में मदद मिलेगी। जी। बड़ा सवाल यही है कि क्या पूरे देश के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए एक जैसे नियम कायदे होने चाहिए या फिर उनकी खास जरूरतें हैं, उनकी पहचान है, उसको देखते हुए कुछ अलग इंतजाम होना चाहिए। और देखिए, हाल में लद्दाख ने अपने लिए 6ठी अनुसूची की मांग की है, तो इससे ये बहस और भी अहम हो गई है। तो आज हम संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची को जरा खंगालते हैं, देखते हैं कि ये आदिवासी समुदायों के विकास और उनकी पहचान के बीच तालमेल कैसे बिठाती है। तो फिर शुरू करें? हाँ जरूर। देखिए, संविधान में ना मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं आदिवासी इलाकों के लिए। 2 रास्ते, अच्छा, जो में लागू है, जैसे आप जानते हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वगैरह। इसका जो मकसद है वो है सुरक्षा देते हुए उन्हें देश की मुख्य धारा से जोड़ना, इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है। और इसमें राज्य सरकारों का रोल काफी अहम हो जाता है। अच्छा। और हाँ, इसी से जुड़ा एक और कानून है पीसा, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996। ये क्या करता है? ये क्या करता है कि ग्राम सभाओं को उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं या जंगल जमीन जैसे संसाधन हैं उन पर कुछ अधिकार देता है। इन राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषदें भी बनती हैं, मतलब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स। पर सच कहूं तो उनके हाथ में बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती। मतलब सलाह दे सकते हैं पर फैसले लेने की ताकत सीमित है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर सलाहकारी भूमिका ही है। अब दूसरा रास्ता है 6ठी अनुसूची का। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ खास आदिवासी इलाकों के लिए है। और ये ज्यादा आजादी देती है, मतलब अपने फैसले खुद लेने की ज्यादा छूट, ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं। ज्यादा ऑटोनॉमी कैसे? यहाँ बाकायदा संविधान के तहत स्वायत्त जिला परिषदें बनाई जाती हैं, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या ADCs। और कमाल की बात यह है कि इन परिषदों को जमीन, जंगल, शादी ब्याह, यहाँ तक कि सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का हक है। अरे वाह, कानून बनाने का हक? जी हाँ, ये टैक्स भी लगा सकती हैं और छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा भी कर सकती हैं। इसीलिए कई लोग इन्हें राज्य के अंदर राज्य जैसा कुछ कह देते हैं। अच्छा, तो ये 2 बिल्कुल अलग सोच है संविधान में ही। बिल्कुल। एक तरफ सबको साथ लेकर चलना, एक जैसा विकास जी, और दूसरी तरफ खास पहचान और हकों को बचाने पर जोर। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इन दोनों तरीकों के पीछे तर्क क्या है? मतलब क्यों कुछ लोग एक जैसे नियम चाहते हैं और कुछ अलग इंतजाम? देखिए, जो लोग एक जैसे नियमों की बात करते हैं उनका मुख्य तर्क होता है संविधान का बराबरी का सिद्धांत। वो कहते हैं जब सब बराबर है तो अलग नियम क्यों? उनका मानना है कि इससे विकास तेज होगा, जो रुकावटें हैं वो हटेंगी और देश की एकता मजबूत होगी। उन्हें शायद लगता है कि अलग इंतजाम से बंटवारा या अलगाववाद बढ़ सकता है। ठीक है, ये एक पक्ष हुआ। और जो खास इंतजाम चाहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, आदिवासी समुदायों के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। फिर उनकी अपनी अलग बोली भाषा है, संस्कृति है, उनका जंगल और जमीन से एक खास रिश्ता है। इन सब को बचाना बहुत जरूरी है। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्हें अपने बारे में, अपने समुदाय के बारे में खुद फैसला लेने का हक मिलना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये तो हुई तर्कों की बात। दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं, पर जमीन पर क्या होता है? क्या इन दोनों तरीकों के नतीजे अच्छे रहे? देखिए, यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। जो हमारे पास स्रोत है वो बताते हैं कि 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में ऐसा लगता है कि लोग सरकारी विकास योजनाओं से शायद बेहतर जुड़ पाते हैं। अच्छा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार उनके अपने जो पुराने पारंपरिक तौर तरीके हैं या उनकी अपनी पंचायतें हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, पैसा कानून का लागू होना भी कई जगह बस नाम का ही है। मतलब ग्राम सभाओं को वो असली ताकत नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी। ये तो दिक्कत है। और 6ठी अनुसूची वाले इलाकों का क्या हाल है, जहाँ ज्यादा आजादी है? वहाँ देखें तो संस्कृति और जमीन के हक तो बेहतर सुरक्षित लगते हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अक्सर राज्य सरकारों और इन परिषदों के बीच तालमेल की कमी रहती है, टकराव होता है। टकराव किस तरह का? अधिकारों को लेकर झगड़े, फंड्स को लेकर या फिर प्रशासनिक कामकाज में दिक्कतें। तो मतलब ज्यादा आजादी के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। और फिर आता है लद्दाख का मामला। उसने तो इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है ना? बिल्कुल। लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है
और वहाँ करीब 97% आबादी आदिवासी है। उनकी अपनी एक बहुत खास संस्कृति है जो बौद्ध धर्म और इतिहास से गहराई से जुड़ी है, और वो जगह रणनीतिक रूप से भी देश के लिए बहुत अहम है। तो वो न पूरी तरह 5वीं अनुसूची में फिट होते हैं न 6ठी में? हाँ, कुछ ऐसा ही। उनकी मांग इस पूरी व्यवस्था पर, मतलब 5वीं और 6ठी अनुसूची के ढांचे पर एक नया सवाल खड़ा करती है। तो फिर इसका निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है कि सबको एक साथ मिला देना बेहतर है या सबको अपनी अपनी पहचान के साथ अलग रखना। आप सही कह रहे हैं, कोई एक फॉर्मूला शायद सब पर लागू नहीं हो सकता। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि शायद रास्ता कहीं बीच का निकालना होगा। ऐसे तरीके खोजने होंगे जो लचीले हों, फ्लेक्सिबल हों, जो अलग अलग आदिवासी समूहों की अपनी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी मर्जी क्या है, उसको समझ सकें। हो सकता है कहीं ज़्यादा आज़ादी देनी पड़े, कहीं मुख्य धारा से जोड़ने पर जोर हो, या शायद वक्त के साथ इंतजाम बदलें। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले और शायद सबसे ज़रूरी ये है कि जो कानून और व्यवस्थाएं अभी हैं, जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची, पीसा है, वन अधिकार कानून है, उन्हें ठीक से ईमानदारी से लागू तो किया जाए। हाँ, ये बात तो है। अक्सर कानून कागज पर अच्छे होते हैं, पर जमीन पर उनका असर नहीं दिखता, और इन अलग अलग कानूनों में तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, इतनी अलग अलग तरह की संस्कृतियां और समुदाय हैं, वो कैसे अपनी इस विविधता को सहेजते हुए, देश की एकता को बनाए रखते हुए और सभी को, खासकर अपने आदिवासी भाई बहनों को, विकास में बराबर का साथी बनाते हुए आगे बढ़ सकता है। ये सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये सवाल शायद हम सबका है, पूरे देश के लिए है। इस पर सोचना होगा।